कुछ सबसे ताकतवर लीडर्स एक साथ बैठते हैं ना, तो जाहिर है बड़े फैसले लिए जाते हैं। पर हाल ही में रियो डी जेनेरियो में जो 17वां ब्रिक्स समिट हुआ, वहां जो कुछ हुआ वो सिर्फ फैसलों से कहीं ज्यादा था। ये एक साफ इशारा था कि दुनिया में पावर का जो बैलेंस है ना, वो बदल रहा है। तो चलिए जरा गहराई में जाकर समझते हैं कि इस बहुत बड़े बदलाव का आखिर मतलब क्या है। तो सबसे पहले ये ब्रिक्स आखिर है क्या। देखिए, इसको ऐसे समझिए, दुनिया की 5 सबसे तेजी से उभरती हुई इकोनॉमीज ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जब एक साथ आती हैं, ये सिर्फ देशों का एक ग्रुप नहीं है, ये एक ऐसा पावर हाउस है जिसका मकसद है कि दुनिया के जो नियम है ना, उन्हें फिर से लिखा जाए, ताकि ये दुनिया सबके लिए थोड़ी और बैलेंस्ड, थोड़ी और फेयर हो सके। और इस बार के समिट का थीम था ग्लोबल साउथ कॉपरेशन को और मजबूत करना। अब ये सुनने में भले ही थोड़े भारी भरकम शब्द लगे, पर इनका मतलब बहुत सीधा है। मतलब ये कि अब उन देशों की आवाज को भी सुना जा रहा है जिन्हें दशकों तक एक तरह से साइडलाइन किया गया। ये जो ग्लोबल साउथ है, यानी कि हमारी और आपकी तरह की जो डेवलपिंग दुनिया है, वो अब अपनी शर्तों पर आगे बढ़ना चाहती है। इस पूरी समिट से एक नंबर निकलकर सामने आया जो आप कह सकते हैं पूरी कहानी बयां कर देता है। 11। जी हाँ, 11। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन नए पार्टनर देशों की संख्या है जो अब ब्रिक्स के साथ जुड़ गए हैं। ये अपने आप में इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये ग्रुप कितना पावरफुल और कितना अट्रैक्टिव बनता जा रहा है। तो सवाल ये है कि ग्रुप बड़ा होने के बाद सबसे बड़ा एक्शन क्या लिया गया। वो था रियो डिक्लेरेशन। इसे आप एक तरह से आने वाले वक्त के लिए इंटरनेशनल रिश्तों की एक नई रूल बुक समझ सकते हैं। और इस डिक्लेरेशन का जो पूरा सार है ना, वो बस एक लाइन में है, न्यायसंगत और जवाबदेह मल्टीलैटरलिज्म। आसान भाषा में इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि ब्रिक्स देश साफ साफ कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड बैंक जैसी जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं ना, उनमें अब रिफॉर्म का, बदलाव का वक्त आ गया है, ताकि वो कुछ गिने चुने देशों के हितों के लिए नहीं, बल्कि हर किसी की आवाज सुने। पर देखिए, बातें सिर्फ पॉलिटिक्स तक ही सीमित नहीं थी। असली खेल तो, जैसा हम सब जानते हैं, इकोनॉमी का होता है, पैसे का होता है। और इस समिट में एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया कि जो मेंबर देश हैं, वो आपस में ट्रेड करने का, लेन देन का तरीका ही बदल देंगे। और ये बदलाव, यकीन मानिए, कोई छोटा मोटा नहीं है। अब ब्रिक्स देश आपस में व्यापार करने के लिए डॉलर की जगह अपनी अपनी नेशनल करेंसी का इस्तेमाल करेंगे। जरा सोचिए, जब पूरी दुनिया का कारोबार सिर्फ एक करेंसी यानी अमेरिकी डॉलर पर टिका हो, तो उस एक देश का कितना कंट्रोल हो जाता है। ब्रिक्स देश इसी एक तरफा निर्भरता को तोड़ना चाहते हैं, ताकि बाहरी आर्थिक झटकों से खुद को बचाया जा सके। और ब्रिक्स पे जैसी जो पहल है, वो इसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। अच्छा, अब आते हैं भारत के योगदान पर। इस समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने इस ग्रुप के फ्यूचर के लिए एक बहुत ही क्लियर और एक्शन ओरिएंटेड विजन सामने रखा, और इसे उन्होंने नाम दिया बिक्स मंत्र। तो ये मंत्र आखिर है क्या? चलिए एक एक करके इसे समझते हैं। बी यानी बिल्डिंग इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन, मतलब आपस में सहयोग को और बढ़ाना। आर से रिजिलियंस, यानी इकोनॉमी को इतना मजबूत बनाना कि मुश्किल वक्त में भी टिकी रहे। आई से इनोवेशन, यानी टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट में नए नए आविष्कार। सी से कोऑपरेशन, यानी दुनिया की बड़ी चुनौतियों पर मिलकर काम करना। और आखिर में एस से सस्टेनेबिलिटी, यानी ऐसा विकास जो हमारे पर्यावरण के लिए भी सही हो। तो ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये ब्रिक्स के फ्यूचर का पूरा रोड मैप है। आप देखिए, ये सब ग्लोबल लेवल की बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, पर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि रियो में लिए गए इन फैसलों का हम पर, हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए इस बड़ी तस्वीर को जरा जमीनी हकीकत पर लाकर देखते हैं, और इसके लिए हम एक उदाहरण लेंगे भारत के एक राज्य बिहार का। तो सवाल सीधा है, एक ग्लोबल समिट का बिहार जैसे एक रीजन पर असल में क्या फर्क पड़ सकता है? चलिए इसे कुछ ठोस उदाहरणों से समझते हैं। तो देखिए, ये कनेक्शन बनता कैसे है। ब्रिक्स के आपसी सहयोग से बिहार को कालाजार और कुपोषण जैसी जो वहां की लोकल समस्याएं हैं, उनसे लड़ने के लिए बेहतर टेक्नोलॉजी और मदद मिल सकती है। ब्रिक्स का जो अपना न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी है, वो बिहार के गांव में सड़कें और पुल बनाने के लिए फाइनेंस कर सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, रूस और ब्राजील जैसे देशों में बिहार के स्किल्ड लोगों के लिए जॉब्स के नए मौके खुल सकते हैं। इसे कहते हैं ग्लोबल डिप्लोमेसी का असली जमीनी असर। और ये सारी बातें हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। क्या अब वक्त आ गया है कि हम किसी भी ग्लोबल समिट की कामयाबी को सिर्फ बड़े बड़े ऐलानों से नहीं, बल्कि इस बात से मापें कि उसका जमीनी स्तर पर किसी खास इलाके के लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है।